नमस्कार। कल हमारा आरजीजीएल जो पाउडर है, जो गैनोडर्मा है, उसका पाउडर के रूप में लॉन्च हुआ है। तो जब इस कंपनी का स्टार्टिंग हुआ था 1993 में, तो ये गैनोडर्मा का आरजीजीएल से ही स्टार्ट हुआ था और सन 2000 में अप्रैल में ये कंपनी इंडिया में आया। तो अभी इतने साल बाद कोविड-19 के समय में जो उन्होंने जरूरी समझा कि अगर हम इसका पाउडर फॉर्म में देते हैं तो कैप्सूल वाला प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, क्योंकि हम कुछ लोग ही हैं जो ये मानते हैं कि कैप्सूल फॉर्म में होने के बाद भी ये फूड है, ये मेडिसिन नहीं है। लेकिन आज तक का हमारा ये टेंडेंसी है कि हम ये मानते हैं कि अगर कोई चीज़ कैप्सूल में है तो वो दवाई है, और दवाई कब खाई जाती है? जब हम बीमार पड़ जाते हैं। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट हमारा लगभग मैं मानता हूँ कि हमारा क्लियर है। हमारा मतलब जो लेमैन है, जो केवल ये जानते हैं कि अगर कोई चीज़ कैप्सूल फॉर्म में है तो वो मेडिसिन है, और उसको कब खाया जाता है? उसको खाया जाता है बीमार पड़ने के बाद। तो यहाँ फिर मैं ये बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि बीमार होने के बाद ठीक होने के बारे में सोचना ये अच्छा है, या हम अपने आप को बीमार ही ना पड़ने दें ये अच्छा है? ये हमें खुद अपने आप से सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद में तो क्लियर लिखा है कि पहले स्वस्थ आदमी की रक्षा करो। आयुर्वेद का पहला जो श्लोक है, पहली लाइन है, वो यही है कि आप उनकी रक्षा करो जो स्वस्थ हैं। क्योंकि ऐसा प्लेन में भी अगर आपने देखा हो, प्लेन में जो लोग गए हों, तो वहाँ जिस समय ये बताया जाता कि ऑक्सीजन का जो मास्क है वो कब लगाना है, तो आपके साथ अगर एक बच्चा है और आप हो, तो अगर मान लिया ये क्वेश्चन हम करते हैं लोगों से कि आपके साथ प्लेन में कुछ गड़बड़ हो जाती है और आपके साथ में आपका बच्चा है और आप है, तो पहले आप मास्क किसको लगाओगे? तो मैंने ये सुना और देखा भी है, मैंने बहुत लोगों से बातचीत भी की, तो वो बोलते हैं कि पहले बच्चे के लगाएंगे। लेकिन जो सही में है वो ये है कि पहले आप अपने लगाओ। जब आप पहले अपने आप को सुरक्षित करोगे, उसके बाद अपने बच्चे को करोगे। एक नियम है। तो इसी प्रकार से हर आदमी का जो भी इस दुनिया में आया है, उसका स्वस्थ रहना एक नेसेसरी नीड है, अनिवार्य है स्वस्थ रहना। वो स्वस्थ रहने के लिए ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया। सारी जड़ी बूटियां हैं, सारे मेवे हैं, या स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, पानी है, फल हैं, सब्जियां हैं, वो सब हमें दिया जिससे हम अच्छे से जिंदगी जी सकें, और हम सब लोग उसका इंटेक करते रहे और अच्छे से जिंदगी जीते रहे। योगा की बात करें हम, तो भगवान शिव से स्टार्ट है योगा। अब योगा को भी लोग क्लियर कट में जो बोलते हैं, केवल यही बोलते हैं कि केवल आपको योग मीन्स नहीं समझ पाते। केवल क्या करना है कि आपको कुछ ऐसी क्रियाएं करनी है, अपने शरीर को इस तरीके से करना है कि आप हेल्दी हो पाए। लेकिन हेल्दी होने के लिए जो जरूरी है, वो हेल्दी होने के लिए दो चीजें हैं। योग मीन्स जो है वो जोड़ है। योग मीन्स जोड़। तो जोड़ कहाँ का जोड़? अब समझने की बात यह है कि जोड़ है ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिशन का जोड़ है। तो इसको हम एक सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं, लेकिन इसी को अगर हम साइंटिफिक वे में बात करें तो वहां भी यही है। तो जो बॉडी है, हमारा जो इक्वेशन है, जो हमारी बॉडी की समीकरण है, वो समीकरण भी वही कहती है कि ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिशन। हमारे शरीर को क्या चाहिए? हमारे शरीर को चाहिए ऑक्सीजन, और हमारे शरीर को चाहिए न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भी हमारा कौन सा चाहिए हमें? मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो में आता है आपका प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, और माइक्रो में आता है आपके विटामिन और मिनरल्स। तो जिस तरीके से
पंच तत्वों से जो है ये शरीर बना है, ये सबको पता होगा आप लोगों को। 5 तत्व हैं जिसमें ये शरीर बना है, आकाश, धरती, जल, वायु। तो ये सारी चीजें हमारे 5 तत्व हैं, और 5 ही जो है हमारे क्या है, सत्व हैं। तो 5 तत्वों से बना, और 5 सत्व जो है वो उसकी रक्षा करेंगे, वो उसे चलाएंगे। वो है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये सारी चीजें जो है मिलके हमारा शरीर चलता है। जब तक हमें ये ठीक मिलता रहा तो हम हेल्दी रहे। जब ये ठीक मिलना बंद हो गया तो हम अनहेल्दी हो गए। क्योंकि अगर एंटीबायोटिक की बात करें तो 1928 से पहले कोई एंटीबायोटिक दुनिया में था ही नहीं। 1928 में जो है वो एंटीबायोटिक दुनिया में आया। इससे पहले जो हम अपना भोजन करते थे, वो भोजन से जो भी हमारे शरीर में कमी होती थी वो पूरी होती रहती। फूड का काम यही है कि किसी भी चीज को हमारे शरीर में ना ज्यादा होने दे ना कम होने दे। जो हमारे फादर ऑफ द मेडिसिन जो है, डॉक्टर हिप्पोक्रेट्स, उनका कथन है ये, आवर बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर, और फूड इज द बेस्ट मेडिसिन। तो जब हमारा भोजन में ही औषधि हो और हमारा शरीर जो है वो हमारा डॉक्टर हो, तो हमें बाहर से किसी डॉक्टर के पास जाके इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये शरीर जो है ये ऑटोमेटिक मोड है। हम मान लिया थक जाते हैं, तो थक कर जब हम सोते हैं रात को, तो हम बिल्कुल सुबह ठीक उठते हैं। वो उठने का मेन कारण ये है कि हमारा बॉडी जो है दोबारा फिर ऑटोमेटिक मोड पर आ गई। बॉडी ने खुद ही अपने आप को रिचार्ज कर लिया और हम फिर दोबारा हेल्दी हो गए। जब ऐसा होना बंद हो जाता है, हम सुबह उठते हैं तो हमें कोई ना कोई टैबलेट खानी पड़ती है, कुछ ना कुछ लेना पड़ता है, तब हम उठ पाते हैं, तब हम चल पाते हैं। तो बॉडी का जो डॉक्टर है उसमें कुछ कमी आ गया। वो कमी को पूरा करने के लिए हम बाहर के डॉक्टर के पास गए, और उसने क्या किया, उसने ऑटोमेटिक पर लाने की कोशिश किया। क्योंकि बॉडी का मैनुअल मोड स्टार्ट हो गया, और मैनुअल से ऑटोमेटिक पर लाने की जो कोशिश है वो चलनी शुरू हो गई। लेकिन मैनुअल से ऑटोमेटिक पर आएगा कब, जब जो शरीर की नीड है, जो उसकी आवश्यकता है, जो उसकी डेफिशिएंसी है, जिसकी कमी से मैं बीमार हुआ, मेरे को दिक्कत आई, वो जब मैं पूरी कर दूंगा तो मेरा शरीर दोबारा फिर ऑटोमेटिक मोड पर आ जाएगा। मेडिसिन ने क्या किया, मेडिसिन ने जाके उस बीमारी को कंट्रोल किया। मेडिसिन ने कोई बुरा काम नहीं किया, और उसने मौका दिया हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को अपना काम करने का। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो शरीर को दोबारा फिर वैसा ही बना देता है जैसा हमारा शरीर होता है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लिया किसी शहर में कोई झगड़ा हो गया, और वो झगड़ा हुआ तो हम क्या करते हैं, पुलिस होती है वहां पर, लेकिन उसके बाद भी हम मिलिट्री को बुलाते हैं। आपने कई बार ये देखा होगा, कहीं कोई झगड़ा होता है, कर्फ्यू लगता है, तो पुलिस तो ऑलरेडी वहां है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अलग से मिलिट्री को बुलाते हैं। 2-3 दिन में वो झगड़ा खत्म हो जाता है, और मिलिट्री फिर दोबारा वापस चली जाती है, और फिर हम अच्छे से रहना शुरू कर देते हैं। इसको अगर हम रिलेट करें अपने शरीर से, तो आप सेम ये मानो कि जो हमने मेडिसिन खाई, जो हमने बाहर के डॉक्टर को इंट्रोड्यूस किया, या बाहर के डॉक्टर की हमने सहायता ली, उसने जो अपनी फोर्स भेजी वो मेडिसिन के रूप में, तो वो कब तक रहनी चाहिए या हमें कब तक खानी चाहिए, वो बिल्कुल हमें वैसे ही बंद कर देनी चाहिए जैसे मिलिट्री वाले चले गए। लेकिन आज क्या हो रहा है कि वो मिलिट्री आ जाती है तो वो वापसी नहीं जाती। मतलब जो डॉक्टर का मेडिसिन हम खाना शुरू कर देते हैं, वो मेडिसिन हम सारी जिंदगी खाते रहते हैं।
और हम क्या बोलते हैं उसको, बड़े आराम से बोलते हैं, एक स्टेटस सिंबल है कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो डायबिटिक हैं। लोगों के नाम जो है ना लेकर आज ये बोला जा रहा है कि वो डायबिटिक है, उसको कार्डिया प्रॉब्लम है, उसको किडनी प्रॉब्लम है। तो आजकल जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो बीमारी के नाम से किया जा रहा है, और वो स्थिति इतनी खराब हो गई कि अभी किसी के घर आदमी जाता है तो उसको उसके खाना बनाने में उसमें सब बात का इतना ध्यान रखना पड़ता है कि किसी चीज में चीनी डाल दी तो प्रॉब्लम हो गई, किसी में नमक ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम हो गई, तो किडनी का प्रॉब्लम है, नमक नहीं खाना है। तो आज हम ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति में सारे लोग हैं कि हमें उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे। अब वो रास्ते के लिए हमें कुछ अलग से सोचना पड़ेगा, और अपने बारे में इंसान खुद ज्यादा अच्छा सोच सकता है, उसके बारे में उसका पड़ोसी या कोई और आदमी अच्छा नहीं सोच सकता। आज हमें सबको अपने बारे में सोचने की जरूरत है। अभी कोविड-19 की बात भी करें हम, तो आज दो ही चीज सामने आ रही हैं कि आप घर के अंदर रहें। अभी लॉकडाउन खुलने के बाद भी एक अदृश्य लॉकडाउन हमारे बीच में है। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम बाहर कम से कम निकलें। तो ये हमारा एक्सटर्नल है मामला, या हम मास्क का प्रयोग करें या हम सैनिटाइजर का प्रयोग करें। सैनिटाइजर के बारे में खूब खबरें आ रही हैं कि खूब नकली सैनिटाइजर बन रहे हैं और वो हमारी स्किन को खराब कर सकते हैं। और स्किन एक हमारा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, और स्किन में बहुत दिक्कतें आ सकती हैं जब हम ज़्यादा केमिकल का यूज़ अपने हाथों पे करेंगे। तो अधिक केमिकल का यूज़ करेंगे तो हमें स्किन कैंसर होने का खतरा हो जाता है। तो वो आगे की बात है। आज तो हम खूब सैनिटाइजर का यूज़ कर रहे हैं। कौन सी क्वालिटी का है, कैसा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग मैं समझता हूँ कि लगभग ना के बराबर रह गई है। कहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग करेगा आदमी, वो भी नहीं हो पा रही। मास्क का प्रयोग कर रहा है, लेकिन ये सब एक्सटर्नल है। इंटरनल इंटेक में क्या कर रहा हूँ इस पर मेरा ध्यान, मैं ये मानता हूँ शायद नहीं है। इंटरनल इंटेक के लिए हर आदमी बड़े आराम से, जैसे क्रिकेट का मैच कभी होता था तो लोग बोलते थे कितना स्कोर हो गया, कौन जीत रहा है, वो ये दिखाने की कोशिश करता था आदमी कि मैं भी क्रिकेट में इंटरेस्टेड हूँ, या मैं भी एक अच्छा नागरिक हूँ, मैं क्रिकेट के बारे में लोगों से बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर उसे पूछो कि पिच की लंबाई कितनी होती है तो उसको नहीं पता, वो नहीं जानता इस बात को। एक ओवर में कितनी बॉल टिकती है नहीं पता उसको। वो केवल होशियार दिखने की या होशियार समझने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही आज हो रहा है कि हर आदमी बोल रहा है इम्यूनिटी इम्यूनिटी, लेकिन इम्यूनिटी है क्या, और इम्यूनिटी कैसे बिल्ड होगी? या 3 महीने हो गए, आप कौन कौन से ऐसे उपाय कर रहे हो जिससे आपकी इम्यूनिटी बिल्ड हो जाए? ये आज अपना अपने आप समझने का मैटर भी है। और जो आपके नियर डियर हैं, जिनको आप अपना मानते हो, जिनको इस दुनिया में आप सुरक्षित देखना पसंद करते हो कि ये रहें इस दुनिया में, तो आपका एक दायित्व है कि उन लोगों तक वो मैसेज आप दें। लेकिन वो मैसेज मैं दूं क्या जब मेरे को नहीं पता? लेकिन मैं केवल दिख रहा हूं जो, वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं वो दिख नहीं रहा। मैं जब ज्यादा पढ़ लेता हूं, या मैं अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा मान लेता हूं, तो मैं किसी से पूछना बंद कर देता हूं कि मैं पूछूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा। वो वाली जो स्टेज है, वो स्टेज हमें आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन सच ये है कि अगर कोई छोटा बच्चा भी अगर आपको कुछ सिखा सकता है तो आपको उसे सीख लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। तो आज जो है सीखने का जो मैटर है मेन, वो ये है कि मैं अपनी इम्यूनिटी को कैसे बिल्ड करूं, कैसे मैं ठीक रखूं। अब ये दिनचर्या मेरी जो है वो सुबह से ही स्टार्ट हो जाएगी। मैं आज भी मान लिया वही दूध वाली चाय पी रहा हूँ जो मेरे को नहीं पीनी चाहिए। सारे न्यूज़पेपर में हम उल्टी सीधी खबरें पढ़ते। अगर कोई हेल्थ का खबर आ जाता है उसको हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन उस पर हमारा ध्यान, मैं ये मानता हूँ, शायद नहीं है। क्योंकि हेल्थ जो सेक्टर है वो मेरा नहीं है, वो तो डॉक्टर का है। मेरा सेक्टर तो हेल्थ को खराब करने का है, मेरा हेल्थ सेक्टर नहीं है। खराब करूंगा तो किस काम आएंगे डॉक्टर, किस काम आएंगे हॉस्पिटल में जाऊंगा? तो इसलिए हम सारे लोग उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। हमारा ध्यान जो है वो बिल्कुल भी उस पर
मेरी राय में नहीं है। अब कुछ लोगों ने जो है अपने बीमे के, तो बीमे से क्या हो रहा है कि 3 साल हो गए बीमे कराते हुए, 3 साल का किस्त चला गया, मेरे को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम से मेरा वो किस्त निकल जाए, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे पैसे जो है ये बेकार, अगर कोई मुझे ऐसी बीमारी हो जाए जिससे मैं हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाऊँ और मेरे वो पैसे जमा किए वो मैं ब्याज वापसी आ जाए, तो मैं एक वाइज मतलब एक बुद्धिमान आदमी हूँ, मुझे मिले, तो मैं वो सभी साधन कि जिससे मेरे प्रॉब्लम आए तो मेरा जो बीमा है उसका मेरे को पूरा मिल जाए। लेकिन आज वो बीमे का पैसा पूरा करने वाला भी नहीं है। आज बहुत बहुत ज्यादा भयंकर पोजीशन है, मेडिसिन खाने का तो मौका ही नहीं लग रहा, मेडिसिन ही नहीं है। अभी आप लोग कभी मलेरिया का दवाई ट्राई हो रहा है, कभी HIV का दवाई तक है, कभी ट्राई हो रहा है जो पेट में हमारे कीड़े हो जाते हैं, कभी एल्बेंडाजोल ट्राई हो रहा है, अलग अलग तरीके से। कोई भी मेडिसिन नहीं है, केवल क्या हो रहा है कि इससे क्या हो सकता है, ऐसी विषम परिस्थिति में हम सारे फंसे हुए हैं। और आज कोई प्रिवेंटिव, आज जो प्रिवेंशन दिखाई दे रही है वो एक ही प्रिवेंशन दिखाई दे रही है कि वो कोरोना हो गया है और वो कोरोना से फ्री है, तो उस आदमी का ब्लड जरूर यूज हो रहा है प्लाज्मा थेरेपी के रूप में। वो ब्लड अगर हम दें तो वो जो बीमार आदमी है उसकी संभावना बढ़ जाती है। सारा का सारा घूम के वहीं आ रहा है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड, अगर हमारी इम्यूनिटी बिल्ड होगी तो हम हेल्दी रह सकते हैं, वरना हेल्दी रहने का कोई सार्थक रीजन नहीं है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि कम से कम दूध की चाय पीनी बंद करें। दूध की चाय पीना, अभी 200 से ज्यादा देश हैं दुनिया में, लेकिन दूध की चाय 3 देश हैं ऐसे जो दूध की चाय पीते हैं। अब ये 3 देश इतने पावरफुल है या इतने पढ़े लिखे हैं, तो ये पूरी दुनिया, अगर आप दूध डाल के कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो सारी दुनिया आपसे बदली। क्योंकि दूध जैसे होते हैं तो क्लोरोफिल जो है वो हमारा जो पत्ती है, हमारा जो दूध है, दूध जैसे ही उसमें हम मिलाएंगे तो क्लोरोफिल जो है वो निकोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो एक पॉइजन बन जाएगा, जो हमारा पीएच जो है उसको नहीं कर पाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और इम्यूनिटी जो है वो एसिडिक की चीजों को नहीं करती। अगर कोई आदमी गुटखा खा रहा है, पी रहा है, दूध वाली चाय पी रहा है, बियर पी रहा है, तो ये सब जितनी भी चीजें वो लेगा, या एसिडिक फूड खा रहा है, पिज्जा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, चाउमीन, तो ये सारी की सारी जो है एसिडिक फूड है, बेवरेज है। अगर वो इन्हें ले रहा है तो उसका इम्यूनिटी किसी भी उसका इम्यूनिटी वीक हो जाएगा। ये मीटिंग अभी हो सकता है कि टाइम, तो हम कल फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं जितना आपको बता रहा हूँ। तो चाय हम पियेंगे तो हमें चाय से प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपने अच्छे से अखबार पढ़ा हो तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने क्लियर जो है मैसेज दिया, वहाँ IIT में रिसर्च हुआ। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अगर आ जाए एक आदमी की समझ में आधा घंटा जो है ये मेरा अच्छा हो जाएगा, मैं ये मानूंगा कि मैंने कुछ अच्छा काम किया। बता रहे हैं कि मशरूम की चाय पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है। तो एक चाय हमारी जो है ज्यादा से ज्यादा 1.5 रुपए की पड़ती है, महंगी नहीं पड़ती। 1.5 पौने 2 रुपए का एक कप चाय पड़ती है, दूध पड़ता नहीं है। और वो आपके पीएच को बैलेंस कर देगी, आपका मेटाबॉलिज्म करेक्ट कर देगी और आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड कर देगी। उसके बाद दूसरी चीज जो आपके घर में आती है वो गेंद पेस्ट है। अगर पेस्ट भी आप जो है केमिकल वाला कर रहे हैं तो वो भी पीएच बैलेंस नहीं करेगा आपका। सुबह उठते यार वो केमिकल वाला है, घर में जो भी पेस्ट आ रहा है हम उसको चेक करें कि उसमें क्या क्या पड़ा है, उसमें जो लिखा है वो ही पढ़ना है हमें, अलग से बाहर से किसी की कोई बात नहीं माननी। वो हम पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये कितना घातक चीजें जो है मेरे अंदर जा रही है और जिसकी वजह से मेरे को दांतों में दिक्कत आ रही है, दांत ठीक नहीं हो रहे, मेरे दांतों में दिक्कत आ रही है, दांतों का एनेमल खत्म हो। आपने देखा होगा मसूड़े जो है वो दांत को छोड़ देते हैं,
मुंह में जो है कभी कभी छाले निकल आते हैं, है ना, तो हमें अल्सर होने की शिकायत हो जाती है, हमें कोलाइटिस हो जाता है। तो कुछ चीज़ों में कई बार मैंने बताया है, वो चीज़ें उसके अंदर पड़ी हैं। लेकिन अगर आप एक बुद्धिमान हो, आप अच्छे लोग हो या कुछ अच्छा चाह रहे हो अपने अपने परिवार के लिए, अपने नियर डियर के लिए, आपको उसको पढ़ना चाहिए। और पढ़ के एक जिम्मेदारी, एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी आपको निभानी चाहिए और लोगों से ये बोलना चाहिए कि मैंने ये पेस्ट इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये इतना नुकसानदायक है, नहीं करता या मैं नहीं करती, मैं ये चाय इसलिए नहीं पीती। क्योंकि चाय के बारे में आपको बताऊं, मैं कोई भी चाय टी बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर कभी पढ़ने की कोशिश करना कि वो SSI का मार्का रहा है, लेकिन कहीं भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। कोई भी 1200-1400 रुपए किलो से नीचे की चाय टी बोर्ड में रजिस्टर्ड लेवल पर नहीं आती, क्योंकि जो हमारी 5 लीफ होती हैं, 5 जो हमारी फर्स्ट लीफ है, वो चाय करीबन 1,20,000 रुपया किलो तक है। जो 5 मतलब फर्स्ट लीफ जो होती है हमारी, पोपल जिसे बोलते हैं, और उसके नीचे वाली, उससे नीचे वाली, उसके 5 जो है, जो 5 कैटेगरी ही इंडियन टी बोर्ड में रजिस्टर्ड है। उसके अलावा जो डस्ट है, उसको डस्ट बोलते हैं, डस्ट पाउडर, तो वो जो है वो उसका कोई लेवल नहीं है, और लेवल ना होने की वजह से इंडियन टी बोर्ड में नहीं जाती और उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होता। तो यहाँ जो सबसे खास बात है वो ये है कि वो हमारा चाय जो है, जिसको बोलते हैं रेशी कैनो टी, वो इंडियन टी बोर्ड में तो रजिस्टर्ड है ही, साथ में उसमें किंग ऑफ द हर्ब ऐड है। तो किंग ऑफ द हर्ब ऐड हुई, जो ब्लैक टी होती है उसमें 1000 पार्ट पर मिलियन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट जो हमारा है, ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हमारी चाय में होती है। अब गैनोडर्मा में है 23,000। तो अगर मैंने ब्लैक टी पिया तो 24,000 इंटरनेशनल यूनिट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मेरे चाय के प्याले में आ गई। वो मेरी इम्यूनिटी को बिल्ड करेगा और मैं हेल्दी रहूंगा। उसके बाद अगर मैं पेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा पेस्ट 100% ऑर्गेनिक होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, जड़ी बूटी वाला होना चाहिए। लेकिन एक बड़ा दुख का विषय है कि पेस्ट पर लिखा है जड़ी बूटी वाला पेस्ट, लेकिन उसमें दुनिया भर के प्रिजर्वेटिव ऐड है। और सबसे भयानक जो प्रिजर्वेटिव ऐड है वो सबसे नीचे बाद में लिखा होता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट अगर का पेस्ट है तो 100% जो है उसको माइग्रेन डिप्रेशन होगा, और हो सकता है अधिक समय यूज कर ले तो अल्जाइमर डिजीज हो सकता है, बोलने की आदत। अगर ये बीमारियां लग गई तो दुनिया में इनका कोई इलाज कहीं से कहीं तक नहीं है। अभी तो भारत सरकार इस पर राष्ट्रीय नीति बनाने की सोच रही है अल्जाइमर पर, क्योंकि इसमें दिमाग की नसें जो है वो सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं। और अभी आपकी जानकारी में बता दूं, अभी न्यूरॉन का जानकारी जो है वो अभी मेडिकल 30% की जानकारी में है। इसलिए जो है अभी आज भी ये बोला जाता है कि न्यूरॉन अगर डीजनरेशन में चला गया तो वो रीजनरेट नहीं हो सकता। लेकिन आप कभी गैनोडर्मा के आर्टिकल पढ़ना, गैनोडर्मा के जर्नल पढ़ना, गैनोडर्मा इसको न्यूरॉन को रीएक्टिवेट कर सकता है, क्योंकि ऑर्गेनिक जर्मेनियम जो है, ये ऑर्गेनिक जर्मेनियम हमारा क्या करता है, ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता आज है। तो कुछ भी और सुनाई नहीं मेरे दे रहा ब्रेन है। को, मेरी बॉडी में जितना, उससे 20 से 25% मेरे ब्रेन को चाहिए। अगर वो मेरा ब्रेन में ऑक्सीजन पूरा नहीं जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा और मेरा ब्रेन एक्टिव नहीं रहेगा और मेरे सेल जो है वो सुस्त पड़ जाएंगे, वो उतनी पावर से, उतनी गति से काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में जो मेरा माइटोकॉन्ड्रिया है वो मेरे सेल का पावर हाउस है, उसको फूड चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, उसको प्रोटीन चाहिए उसको। तो उसका सोर्स जो है वो क्या है, वो सोर्स है स्पाइरुलिना। तो अगर आप जो है अपने ब्रेन को, अपने बच्चों के ब्रेन को एक्टिव रखना चाहते हैं, अच्छा रखना चाहते हैं, तो आपको जीएल, क्योंकि जीएल में 3 गुना ऑर्गेनिक जर्मेनियम है आरजी के मुकाबले। अब अगर आरजी ले रहे हैं आप तो उसमें 2000 ppm है और जीएल में 6000 ppm है। अगर वो हम लेंगे, जीएल लेंगे और साथ में स्प्रोलिला लेंगे, तो क्या होगा, हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको भोजन मिलेगा और आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई के साथ बॉडी में सर्कुलेशन करेगा और मेरे जो बॉडी का इक्वेशन है, जो मेरे बॉडी का समीकरण है, वो पूरा हो जाएगा। समीकरण क्या है, ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिशन, ये मेरे को चाहिए। और ये क्या, अगर मेरी बॉडी में ठीक जाएगा तो इससे मेरा सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा और सेल जो है हमारा, और बॉडी इज द बंडल ऑफ सेल, सिर के बाल से पैर के नाखून तक सेल ही है। तो वो सेल को सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा और सर्कुलेशन अच्छा होगा तो मेरे बॉडी में
फर्स्ट क्लास एनर्जी बनेगा और कचरा जो वेस्ट है वो मेरे शरीर से बाहर निकलता रहेगा। अगर मेरे शरीर से कचरा वेस्ट बाहर निकलता रहे तो क्या होगा, मेरा बीपी राइज नहीं करेगा, मेरा यूरिया में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरे यूरिक एसिड में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरे को सिस्ट, आजकल ओवेरियन सिस्ट बहुत ज्यादा है, आजकल यूट्रस में सिस्ट बहुत ज्यादा है। इनका मेन कारण है पीएच का बैलेंस ना होना। अगर ऐसी लेडी का किसी का भी आप या कोशिश करेंगे कि उसका पीएच चेक कराएं आप या उसका लीवर टेस्ट कराएं आप, तो देखेंगे आपकी 100% जो है बॉडी एसिडिक है। और एसिडिक बॉडी होने की वजह से पीसीओडी, दुनिया भर की दिक्कतें जो आज हो रही हैं, उसका मेन कारण यही है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसके लिए मेडिसिन के पीछे भाग रहे हैं, बॉडी की टेंडेंसी चेंज करने के बारे में नहीं सोच रहे। हम ऑपरेशन कराएंगे तो जो हो चुका है उसका हमारा ऑपरेशन हो गया, लेकिन इससे में बॉडी की क्या हमारी टेंडेंसी चेंज हो गई, अगर वो हमने चेंज नहीं करी तो हम फिर दोबारा उन्हीं तरीके के बीमारियों में फिर दोबारा फंस जाएंगे। और फिर हम उसको क्या बोलते हैं, ये लाइफ, ये तो सारी जिंदगी दवाई खाएं। ये डॉक्टर से पहले, एक डॉक्टर तो एक बार बताता है, लेकिन हम ये बिल्कुल फीड कर लेते हैं अपने अंदर कि इसको तो सारी जिंदगी खाना है। लेकिन जब सारी जिंदगी हम खाने के बारे में सोचते हैं तो जिस प्रॉब्लम की वजह से मैंने, उस प्रॉब्लम से तो मेरा ध्यान हट जाता है, उससे और बड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने खड़ी हो जाती है। तो मैं उस प्रॉब्लम पे ध्यान ना देके, मान लिया मेरे को डायबिटीज है, तो डायबिटीज में मैंने मेडिसिन खाया और मेडिसिन खा के मेरे को किडनी की प्रॉब्लम हो गई, तो मेरा ध्यान जो है वो किडनी पे चला गया। किडनी मेरी में प्रॉब्लम में थोड़ी सी ठीक हुई, तो मेरा ध्यान अब मेरे हार्ट पे चला गया, या मेरे रेटिनोपैथी हो गई तो मेरा ध्यान मेरी आंखों पे चला गया। तो मैं इस तरीके से पजल होता रहूंगा, परेशान होता रहूंगा और मेरा शरीर खराब होता चला जाएगा। लेकिन मैं किसी भी कीमत पर सेल स्पेसिफिक बातों पर ध्यान देता नहीं, मैं तो ऑर्गन और डिजीज वाली बातों पर ध्यान देता है। अंग में कोई बीमारी आएगी, अंग के स्पेशलिस्ट के पास जाऊंगा और वो मुझे ठीक कर देगा। पहले मैं देखता हूँ बोर्ड को, कौन डायबिटीज विशेषज्ञ है, ओ ये मेरे को ठीक कर देगा, ये कार्डिया वाला है, ये मेरे को ठीक कर देगा। लेकिन आप लोग भी देखते होंगे कि कितने लोगों को आप ठीक होते हुए देखते हैं, ये कैंसर, ये ऑन्कोलॉजिस्ट है, ये कैंसर विशेषज्ञ है, ये मेरे को ठीक कर देगा। लेकिन आज आप देखते होंगे उनका दवाई छुटता नहीं है और वो सारी जिंदगी उस झमेले में फंसे रह जाते हैं। अगर उस झमेले में से बाहर निकलना है तो आपको, फिर मैं वहीं आ रहा हूँ लौट के, आपको अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करना पड़ेगा। और ये शब्द आज की तारीख में तो बड़ा अच्छा समझ में आ गया होगा कि आज इम्यूनिटी की चर्चा की जा रही है। आज सारा हर आदमी जो है बात कर रहा है इम्यूनिटी की, और टीवी पे जो है खूब ऐड आ रहा है कि इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट, इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट। लेकिन आप कभी कोशिश करो, आप यूट्यूब पर जाओ और यूट्यूब पर जाकर आप डालो व्हाट इज इम्यून सिस्टम। ये आपको खुद को देखने का मैटर है, किसी की बात समझने का मैटर नहीं है। वो क्लियर ये बताएगा कि WBC प्लस, या बोलेगा इम्यून सिस्टम, इम्यून सेल प्लस प्रोटीन। ये मेरे को दो चीज चाहिए कि अगर मेरे शरीर को अच्छे से मिलेगा तो मेरा इम्यून सिस्टम बिल्ड रहेगा। आपको ये पढ़ना चाहिए WBC कैसे बनता है, आपको फिर पढ़ना चाहिए कि वो बोलेगा एंटीऑक्सीडेंट के पास जाओ, एंटीऑक्सीडेंट कहता है कि न्यूट्रिशन अच्छा लो। अब आज ये सारा जो है, जब चक्रव्यूह आपके सामने आएगा निकल के, तो आपको सारा बात समझ में आ जाएगी कि आज मैं जो खा रहा हूँ मेरे को उससे प्रॉब्लम है, या आज जो मैं फूड सप्लीमेंट यूज कर रहा हूँ अगर उसमें प्रिजर्वेटिव है, उसमें केमिकल है, तो भी केमिकल को एक्सेप्ट नहीं करता। हमारे दो ब्रेन हैं, अभी एक ब्रेन के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हमारे दो ब्रेन है। दूसरा ब्रेन, एक ब्रेन है जो हमारी थॉट को चेक करता है, हम किससे कैसा बोल रहे हैं, उसका सामने से वैसा ही रिएक्शन आता है कि नहीं आता है। हम किसी को मुस्कुरा के बात करते तो सामने वाला मुस्कुरा के बात करता है, गुस्से में बात करते तो सामने वाला गुस्से में बात करता है। ऐसे मान लिया लीवर है, जो हम खाते हैं वो उसको चेक करता है। अगर मैंने एसिडिक फूड खाया तो वो रिएक्शन करेगा, मैंने अच्छा खाया तो वो अच्छा रिएक्शन करेगा। आप आज ये देख रहे होंगे कि जो हमारे जानवर हैं, आज कोरोना का असर उन पर नहीं है, वो ऐसे घूम रहे हैं आराम से। उसका मेन कारण है, उनको असर ना होने का कारण है कि वो एल्कलाइन खाते हैं, वो क्लोरोफिल चाहे हरा खाते हैं, चारा हरा है और वो एल्कलाइन है। तो एल्कलाइन होने की वजह से इतना करोड़ों जानवर, मैं मानता हूँ कि कोरोना में खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि उनका तो कोई ट्रीटमेंट करने वाला नहीं है, कोई सैनिटाइजर करने वाला नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा संख्या में मर जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि जो आदमी एल्कलाइन लेता रहेगा और जो अपनी इम्यूनिटी को ध्यान रखेगा, जो खाएगा तो प्रोटीन में कौन सा ध्यान रखे, या मेरा WBC कैसे अप हो, इस पर ध्यान रखे। हम इस पर, अभी टाइम मेरा ओवर की तरफ है, मैं इस पर आगे कल, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट रहा तो हम कल फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही मैं सब लोगों से विदा ले रहा हूँ, कल फिर मिलते हैं 12 बजे।